जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है और अभिनंदन है हमारे चैनल पे। आइए आज हम आपको प्रकाश चिर परिचित आपका प्रकाश पढ़ाएं। आप बचपन से देखे हैं, बचपन क्या जन्म से शैशवा अवस्था से जब से आप धरती पे आए तब तक, और जब तक धरती छोड़ेंगे तब तक, छोड़ने के बाद भी लेकिन आप देख नहीं पाएंगे। उसके बारे में बात करें, प्रकाश क्या चीज़ होता है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या? प्रकाश या अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? लाइट। आप हमेशा आपको ये दिमाग में पड़ा रहता है कि लाइट ले लो, लाइट आएगी, लाइट चली जाए, लाइट पर है ना। कहीं जाएंगे तो अपने मोबाइल से भी लाइट कर दीजिए, ठीक है। तो प्रकाश क्या है? ये जो लाइट या प्रकाश है, ये क्या? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंख की रेटिना पे पड़ती, उसे उत्तेजित करती है और किसी वस्तु के होने का आभास। यही तो प्रकाश है। अच्छा, एक बात बताइए, रेटिना आ गया, मानव शरीर का कौन सा अंग है आप बताइए कि जो कभी बड़ा नहीं होता, मतलब उतना ही रह जाता है जब आप जन्म लेते हैं तब से और जब मृत्यु पर्यंत तक, है ना। वैसे तो लोग आंख कहते हैं ना, लेकिन वह अंग है आंख का रेटिना। आंख की साइज बढ़ जाती, लेकिन रेटिना की साइज जीवन भर कभी नहीं बढ़ती। आँख का पर्दा बढ़ता है, ठीक है, रेटिना नहीं बढ़ती। नाप लीजिए, किसी की नहीं बढ़ती आंख। वैसे तो सामान्यतः आपका प्रश्न आंसर क्या होगा? आंख। लेकिन अगर सामान्य से हटके जब प्रश्न पूछे जाए तो रेटिना आएगा। जैसे भारत किस गोलार्ध में स्थित है? सामान्यतः प्रश्न होगा क्या? उत्तरी गोलार्ध। लेकिन अगर आपको उत्तर पूर्व भी दिया जाए तो कौन सा सही होगा? उत्तर पूर्व गोलार्ध, ठीक है ना। बात समझ में? तो उसी प्रकार से ये प्रकाश है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लिखना चाहे तो लिख सकते। जो हमारी आंख की रेटिना दिख रहा है ना बढ़िया से, जो हमारी आंख की रेटिना पर पढ़कर उसे उत्तेजित करता है। जो हमारी आंख की रेटिना पे पढ़कर उसे उत्तेजित करता है और किसी वस्तु के होने का आभास कराता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश कहते हैं। अब आप देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारी आंख की रेटिना पे आंख पे पड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, रेटिना अगर खराब हो जाए तो क्या आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि किसी का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आंख पे नहीं बनता, रेटिना पे बनता। तो वही मेन है हमारी। तो आंख की रेटिना पे पढ़कर उसे उत्तेजित कर देता और किसी वस्तु के होने का आभास कराता, तो उसे ही हम प्रकाश कहते हैं।
बात समझ में आई ना? नोट करते जाइए और ये जरूरी है, ठीक है ना? तो दूसरी परिभाषा है, अथवा प्रकाश क्या होता है? नहीं, परिभाषा बताइए या उसका अर्थ बताइए, दोनों बात एक ही है। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते। प्रकाश क्या है? एक माध्यम। प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है ना? प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते। ठीक है ना? ठीक है। यदि आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप शाम को अपने घर पे लाइट आई गई हो, बुझा दी। आप अपने आसपास की ही वस्तुओं को देखने का, फिर जो है स्विच के पास खड़े रहिए, फिर जला लीजिए, फिर देखिए सब क्या है, सारी वस्तुएं आपको दिखती है। तो क्या इससे ये स्पष्ट होता है कि देखने का काम तो आप किए हो, आपकी रेटिना के द्वारा संभव हो पाए, लेकिन माध्यम कौन बना? प्रकाश बना। जैसे हम क्या है, टीचर या गुरु क्या होता? एक माध्यम होता। किताब आपके पास रहती, पढ़ाई तो आप करोगे, लेकिन बिना माध्यम के संभव है? जिस प्रकार से बिना टार्च के, बिना लाइट के किसी वस्तु को देखना संभव नहीं है, उसी प्रकार से बिना गुरु के काम संभव नहीं है ना? इसीलिए कहा गया गुरु वह है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले, इसीलिए कहा गया। तो ये क्या है? प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। बात समझ में आई ना? नोट हो गया? आपका भी हो गया? मिटा सकते हैं? तो चलिए देखें। अब सबके कोई न कोई गुण या दोष होते हैं। तो हमारे अंदर भी गुण दोष हैं, आपके अंदर भी गुण दोष हैं। दो बातें होती हैं, या तो हम दिखाएं ना अपना दोष आपके सामने, या आप देख के भी ध्यान ना दो, सिर्फ आप हमारे गुण को ध्यान दो, ये भी हो सकता है। जैसे आप भी पढ़ रहे हो हमसे, हमने भी टीचरों से अपने पढ़ा, तो हम उनके क्या है, उनकी क्या खासियत है, उस पे मतलब हमारे लिए उनके गुण की मैं बात कर रहा हूँ, उस पे ध्यान देता था कि इनके क्या गुण है जो हमारे लिए फायदेमंद है। आज भी अगर मैं कभी ध्यान देता हूँ, नहीं समझ में आती कोई चीज़, आज भी अगर मैं आँख बंद करके मन से ध्यान करके बैठ जाता हूँ, तो मुझे आज भी वह बोर्ड पे कैसे लिखा जा रहा, कैसे समझाया जा रहा, स्पष्ट प्रतिबिंबित हो जाता है। ठीक है? तो ये है। तो गुण पे ध्यान दीजिए। तो प्रकाश के गुण कितने? तो नंबर 1, पहला गुण प्रकाश का क्या है? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश किस में चलता है? सदैव सीधी रेखा। सीधी रेखा में चलने का मतलब मान लो कभी बदल सकता है, लेकिन सदैव सीधी रेखा में चलता है। कभी भी वह जो है अपनी रेखा बदलता नहीं। और आप देख सकते हैं, आप जब सुबह देखते हैं सूर्य, आप देखिए जब से भी आपने होश संभाला तब से लेके आज तक अप टू डेट आप देखेंगे सूर्योदय निकलता वैसे चल जाता। कबो ही ना देखबा कि आज बिहार से निकल के घूम के गए, है ना? वक्रीय गति नहीं है,
हमेशा वैसे ही चलता रहता है, और जहाँ सूर्यास्त होता बस वही हमेशा दिखता है। तो यह है जो प्रकाश, पहली गुण है उसका सीधी रेखा में। और यदि हम प्रकाश से सीख लें तो लाइफ में जो है बहुत हद तक हमारी सुधर जाए। देखिए, सूर्य कभी ये कंप्लेन नहीं करता कि हम इतनी बेन्नाई नहीं कर रहे, आज हम थकल हैं। कभी कंप्लेन किया हमसे आपसे? तो वैसे हमें भी कंप्लेन करना छोड़ देना चाहिए। नंबर दूसरा क्या इसका गुण है? इसकी अर्थात प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना? 8000 एंगस्ट्रॉम होती है ना? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। अब ये 4000 भी होगी, 4000 से 8000, मतलब 4000 से 8000 तक होती है। इसका क्या मतलब है तक लगाने का? मतलब 4000 भी हो सकती, 4001 होगी, 4000 से मतलब आगे बढ़ते बढ़ते 8000 तक हो सकती, तक होती है। ठीक है ना? अथवा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती। ठीक है, बात समझ में आई? अगर आपकी एग्जाम में 4000 से 8000 दिया तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप 3900 एक इधर कम कर दीजिए, एक इधर, दो इधर कम कर दीजिए, आराम से 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना? तीसरा क्या है इसकी विशेषता? इसकी या प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है। तो कितनी होती है? 8 मीटर प्रति सेकंड होती। निर्वात में देखिए प्रश्न मिलता है, बहुत बार मिला है, आए हैं। तो प्रकाश की चाल किसमें सर्वाधिक होती है? तो प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में सर्वाधिक। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है ना? अब चौथा गुण क्या है? दिख रहा ना ये? प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न। अब देखिए, आप ही अपनी चाल ले लीजिए। यदि आप दौड़ना चाहते हो या चलते हो, दौड़ते हो, तो आप देखिए सामान्य जमीन पे तेज दौड़ो, अगर उसे जुता दिया जाए तो धीमी हो जाएगी। उसमें अगर पानी भर दिया जाए तो और धीमी हो जाएगी, है ना? अगर आपको रेत में दौड़ाया जाए तो उसमें भी धीमी। क्यों? माध्यम बदला, आपकी चाल बदल। आप जैसे बाइक से चला रहे हो, बाइक से जाओ, अगर कहीं खाली रोड है, आपकी चाल क्या हो जाएगी? तेज। लेकिन आप कुछ लोग आने जाने लगे, स्लो हो जाएगी। और कहीं चौराहे पे गए, जाम लग गया,
तो ये आपकी चाल भिन्न। और उसके बाद जब जगह मिलेगी तो आप एक्सीलेटर लेके धीरे 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 चींटी की तरह घिसते रहे, है ना। तो पर आप अपने ही चाल पे ध्यान ले लीजिए कि उसी प्रकार से प्रकाश की चाल क्या करती है, भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न, जैसे माध्यम मिलेंगे वैसे क्या होगी चाल। ठीक है ना, ये दिख रहा है ना बढ़िया। उसके बाद क्या होती है, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण आदि घटनाएं होती रहती हैं या घटती रहती हैं, बात ठीक है ना। तो ये होता है प्रकाश। जैसे माध्यम मिलेंगे उसी हिसाब से वह परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण आदि जो घटनाएं प्रकाश के साथ वह होती है। ठीक है ना। जैसे देखिए आप, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या हो जाता है ना? नोट हो गया जी। ठीक है, अब यहाँ पढ़ लीजिए, कल जाके वीडियो लोड हो जाएगी, उस पर पढ़ लीजिए। ठीक है। अब प्रकाश क्या होता है, देखिए आप, आपके घर खेती बाड़ी है ना है तब भी आप देखें दूसरे के आसपास रहते हैं। वैसे तो नहीं है कि किसी के पास नहीं है, बहुत कम लोगों को पास देहात में रहती है कि खेती बाड़ी ना। तो जब नमी सुखाना होता है तो लोग जुतवा के छोड़ते हैं, और नमी बचाना होता है तो क्या करते हैं, हाँ पाटा, हेंगा जिसे कहते हैं, लगवा देते हैं। विज्ञान की भाषा में पाटा कहते हैं, लगवा देते हैं। तो प्रकाश जब चिकने तल पे आता तो वहां से परावर्तित होकर वापस चला जाता, और जब सुखाना होता तो प्रकाश उस गहराई में चला जाता। क्यों? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में, प्रकाश चिकने तल से परावर्तित होकर वापस चला जाता। ठीक है ना। तो ये होता है, जैसे अभी चिकना तल मान लो हो गया, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, और प्रकाश जो अविलंब से जितने अंश के कोण पर आता है, ये अविलंब है। प्रकाश मान लो 45 अंश के कोण से आया, तो यह अविलंब से 45 अंश के कोण पे ही वापस चला जाए। हाँ, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होगा। प्रकाश सीधी रेखा में आता है, प्रकाश हमेशा देखिए सीधी रेखा में पड़ता नहीं, जब एकदम ऊपर होता तो तभी सीधी रेखा में पड़ता है। तो जब सीधी रेखा में आता था 90 अंश पे आएगा, जब अविलंब से आएगा तो अविलंब से ही वापस हो जाएगा। लेकिन जब अविलंब से हटके आएगा तो क्या होगा, वह जो जितने अंश पे आएगा उतने अंश पे वापस जाएगा। इसे आपतन कोण, आने वाले को आपतित किरण, और जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है ना। आने वाले किरण को आपतित किरण और जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और इसी प्रकार से जो कोण आता है, ये जो आने वाले किरण से बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। और जो जाता है इसे हम क्या कहते हैं, कोण को परावर्तन कोण। ठीक है ना। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन, और आपतन कोण को आई और परावर्तन कोण को आर से व्यक्त करते हैं। इसलिए कोण आई बराबर कोण
आर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। इसी को हम साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन। इसी को ही हम विज्ञान की भाषा में स्नेल का नियम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है ना? क्योंकि यह नियम किसने दिया है? स्नेल कहते हैं। ठीक है ना? हो गया? चलिए देखिए अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? इसे परफेक्टिव इंग्लिश में इंडेक्स, परफेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये है अपवर्तनांक किसे कहते हैं? परफेक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं? इसका मतलब अपवर्तनांक क्या है? बताएंगे? बताइए, पढ़े हैं आप लोग ना? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या चीज है बताइए? वह भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि है जो यह व्यक्त करती है। अपवर्तनांक क्या है? वह भौतिक राशि है जो यह व्यक्त करती है कि एक माध्यम ठीक है ना, एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितने गुना सघन अथवा विरल, कितने गुना सघन अथवा विरल। अब इसे पूरा वैसे भी लिख सकते हैं, अथवा कितने गुना, अगर आपको स्पष्ट नहीं, अथवा कितने गुना विरल। यही अपवर्तनांक। अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो यह व्यक्त करती है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से
माध्यम से या दूसरे माध्यम की अपेक्षा कितने गुना सघन अथवा कितने गुना विरल, यह है अपर्तनांक। ठीक है। अब देखिए सघन क्या होता है और विरल क्या। देखिए आप भौतिक विज्ञान जो होती है, विज्ञान आप जानो या ना जानो, आप बढ़िया से जानो समझो या ना जानो, भौतिक विज्ञान ये जो है, भौतिक विज्ञान ये क्या है, फिजिक्स जो है, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स जो है या भौतिक विज्ञान जो है हमारे आसपास हमेशा रहता है। रसायन विज्ञान क्या होता है, केमिस्ट्री, बिना हम जाने या अनजाने में इसका यूज करते हैं। जो जानते हैं वो जान के यूज करते हैं, जो नहीं जानते वो अनजाने में यूज करते हैं। और जीव विज्ञान में तो हम लोग खुद ही, हम जाने या ना जाने, लेकिन हम यह बात जरूर है कि हम जीव विज्ञान में तो खुद ही हमें आते हैं। तो ये हम विज्ञान हमें हमारी लाइफ से बहुत ही हद तक जुड़ा होता है। ठीक है ना। अब आइए बात होती है भौतिक विज्ञान की, तो आप जाने पढ़े लिखे हैं या ना पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये हमारा साथ नहीं छोड़ता। पर डे पर क्षण जब तक हम इस धरती पे हैं, जब तक जला या दफना ना दिए जाए, दफना दिए गए तब भी नहीं साथ छोड़ा, हमारे साथ तो जुड़ा है अभी ना। हमारे इस भौतिक बॉडी को रसायन में परिवर्तित कर रहा है। ठीक है। तो विज्ञान हमारे साथ नहीं छोड़ता अंतिम क्रिया तक। तो देखिए सघन क्या होता है और विरल क्या होता है। आप देखिए कहते हो खेत में कोई भी फसल डाले, जैसे इस समय सीजन है धान का, आप जरेई जो डाल देते हो, इसे आप कहते हो क्या, बड़ा घन जामल है। आप इसी तरह से बात करते हो, बहुत घन जान गया है। और कुछ कुछ लोग होते हैं कि क्या कहते हैं, अब की नहीं बड़ा बीड़र जामल है, बीड़र जामल, यही ना। तो यही जो आप घन कहते हो, यह विज्ञान सघन कहता है। ठीक है। जो आप कहते हो बड़ा घन है, वो बड़ा घन जो है या बहुत घन है, वह विज्ञान सघन कहा। और जो जब कहेला बीड़र है, वही के भौतिक विज्ञान विरल कहा। तो आप भी इसका यूज करते हो, लेकिन ये जानो या ना जानो कि आप भौतिक विज्ञान बोलते हैं। ये साथ हर क्षण नहीं छोड़ता, किसी भी क्षण आपके साथ से हट नहीं सकता। जिस क्षण हट जाए विज्ञान, उस क्षण हमारा क्षण नहीं रह जाएगा, उसके बाद हमारा भी नहीं रह जाएगा, फिर भी वो हमारे साथ पड़ा रहेगा। ये भी याद। ठीक है। तो ये चीज है सघन और विरल। अगर सघन का क्या मतलब हुआ, घन, घन जिसे आप कहे, मतलब जब कण बहुत नजदीक में होंगे तो तभी तो घन होगा। तो कण पास पास होते हैं, इसके कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। और जब विरल रही तो लंबे लंबे जामाल, यह सब कहा देखा लें। अर्थात विरल में कण दूर दूर होते हैं। ठीक है। बात समझ में आई। ठीक है ना। नोट हो रहा जी, कर लीजिए, भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो गया। अब देखिए, मिटा दे। तो देखिए ये अपर्तनांक हो गया। अब अपर्तनांक में आगे से आप समझ लिए सघन और विरल क्या है। इसके आगे समझिए नंबर, अपर्तनांक को हम किससे व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। इसे क्या है, यन या म्यू बोलते हैं ना। म्यू क्या बोलते हैं, म्यू, यही ना, से व्यक्त करता। ठीक है ना। यन या म्यू से व्यक्त करते।
ठीक है ना। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरा क्या है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक सदैव हवा के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक सदैव हवा के सापेक्ष ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। इसे हम संकेत अक्षर में यन या म्यू से व्यक्त करते हैं। जानने के लिए जानिए। और किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक सदैव हवा के सापेक्ष ज्ञात। जैसे हमें किसी भी माध्यम का कोई आपसे अपवर्तनांक पूछ लेता है तो क्या क्या करेंगे आप, जो है किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें। आपको ये चीज पता है कि निर्वात में अपवर्तनांक कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति। अब एक का और आप ज्ञात कर लीजिए, उससे आप पूछ लीजिए जो आपसे पूछता है, फिर हवा के सापेक्ष ज्ञात कर, ठीक है ना। ये नोट हो गया। अब देखिए 1n2 मतलब ये क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा इसी तरीके से ज्ञात करेंगे। 2n1 अगर लिख दिया जाए तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष 2n1 तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक n2 1n2 तो मतलब क्या हो गया, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है ना। नोट हो गया ना। अब देखिए इसमें ए बराबर क्या होता है, एयर, हवा। क्या होती है, हवा, ठीक है। W बराबर क्या होता है, वाटर, अर्थात जल। और G बराबर क्या होगा, ग्लास, अर्थात शीशा नहीं होगा, कांच, विज्ञान की भाषा में, ठीक है ना। और D बराबर क्या होगा, डायमंड, अर्थात ठीक है ना। अब देखिए ANW बराबर क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अर्थात हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ANW का मतलब क्या होगा, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अभी हमने बात आपके बताए थे कि अपवर्तनांक कैसे ज्ञात किया जाता है, सदैव हवा के सापेक्ष ज्ञात, ठीक है ना। अब ANG बराबर क्या होगा,
हवा के सापेक्ष ग्लास का, कांच का, हाँ ग्लास या कांच का अपवर्तनांक। और AN D बराबर क्या होता है? हवा के सापेक्ष हीरे का हवा के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। ठीक है ना? इसी को यदि हम WNA लिख दें तो इसका क्या हो जाएगा? जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। और जो है GNA लिख दें तब क्या हो जाएगा? ग्लास के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, एयर का अपवर्तनांक अर्थात कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। और इसी के हम लिख लें DNA अर्थात हीरे के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक या डायमंड के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक। ठीक है ना? तो देखिए अब ये बात हो गई आपको, तो आगे मिटा के देख लीजिए। ANW हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसे आपको याद करना पड़ेगा। 4/3 होता है, 4/3 होता है। अगर हम 4 में 3 से भाग दें, 3 एकम 1 4 दशमलव लगाएं 10 हो गया, 3 त्रिका, फिर 1 आया, फिर 0 बढ़ा लें, 3 त्रिका 9। अर्थात हम चाहे जितना करते जाए तो इतना आता जाएगा। अर्थात बराबर क्या होगा? 1.33। ANW हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 अथवा 1.33 होता है। ठीक है ना? अब आगे देखिए हवा के सापेक्ष, ANG बराबर क्या होता है? हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये होता क्या? 3/2। कितना होता है? 3/2 बराबर कितना होगा? 1.5। जैसे 3 में आप 2 से भाग दें तो 2 1 कम 2, 1 बचा, दशमलव गए 0 है, 2 पंचे कट गया ना, तो 1.5 होता है। ठीक है ना? AND बराबर क्या होगा? 4/3 12/3 2। ऐसे याद कर लीजिए। जैसे कभी बोलता है तो ANW याद है, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपको याद है, याद कर लीजिए 4/3 हवा के सापेक्ष, इतना तो आप गुणा करके भाग दे के निकालोगे। ANG का हवा के सापेक्ष ग्लास का या कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? तो 3/2, 1 कम कर दीजिए, दोनों में से 1 कम कर दीजिए, तो 1.5 अगर भाग देंगे आ जाएगा जी। अब हवा के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक कितना होगा? 4/3 और 3 आप तो ये नियम तो ये आप याद कर लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा सेटिंग बैठा लीजिए, आपको याद हो जाएगा। इतना कितना आएगा? 12 में 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, 2 12 दशमलव लगाएं 20 हो गया, 5 2 4। ठीक है ना? 2.5 गलत हो जाएगा प्रश्न। तो आप चाहे 12/5 या 2.5, 3.2 या 1.5, 4/3 या 1.3, याद रखिए, बहुत जरूरी। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आई बात? नोट हो गया जी? ठीक है, एक प्रश्न है, आप हल करिए। हवा के सापेक्ष जल व कांच के अपवर्तनांक। हवा के सापेक्ष जल व कांच का अपवर्तनांक, जल व कांच का अपवर्तनांक क्रमशः
क्रम से 4/3 अथवा वा लिख रहे वा या तथा जो भी लिख सकते हैं, लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। 3/2 ठीक है ना। तब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? आठ बटे 9। ठीक है, देखिए कैसे लगेगा। ANG बराबर कितना है? 4/3 और ANW बराबर 4/3 और ANG बराबर कितना है? 3/2। ये अपवर्तनांक होता है। हमसे पूछा क्या गया है? ये देखिए दिया गया, स्पष्ट दिया गया, आपको कहीं से दे दिया गया। और जो है हमसे क्या है, कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का बल, अर्थात WNG बराबर कितना। यही हमसे प्रश्न किया है, WNG बराबर कितना। ठीक है ना। अब ये है, हमेशा हमें यह ध्यान देना है इस बात को, क्या पहले माध्यम को इसे डोमिनेट मार दो, ध्यान दो आप, पहले माध्यम को डोमिनेट मार दो। ANG माने हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसे ऊपर लिख दो। अब इधर दिखा दे रहा हूँ, WNG बराबर क्या होगा, इसे डोमिनेट मार दो तो लिखोगे ANG। अब दोबारा G को डोमिनेट मार दो, इधर से पढ़ो ANW, पढ़ेंगे इधर से लेकिन लिखेंगे दोनों परिस्थितियों में सीधा सीधा। ठीक है ना, यह चीज आनी जरूरी है। अब ये हो गया, देखिए ANG कितना है? 3/2 और ANW कितना है? 4/2। अब ये बटे का नियम आप जानते हैं, दूसरा बटे नीचे, चौथा बटे ऊपर, तो 3/2 गुणे 4 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9/8, अर्थात WNG अर्थात जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना हो गया? 9/8। नोट कर लीजिए। चलिए आगे लगाइए, आप आगे लगाइए। GND कितना माना है? WNG तो आ गया, इसी पे आप GND निकालिए। GND का अपवर्तनांक, तो GND बराबर क्या होगा? AND बटे ANG। AND का अपवर्तनांक का मान कितना होता है? 12/5। 12/5 और ANG कितना होगा? हवा के सापेक्ष ग्लास का 3/2। देखिए दिया गया है, बराबर कर लीजिए। 12/5 गुणे 3 गुणे 3 चौक 4 दूनी 8/5। ठीक है ना, 8/5 ग्लास के सापेक्ष या कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। ठीक है ना। अब WND ज्ञात करें आप, WND अर्थात जल के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। AND पहले सीधे निकालते हैं, इसको डोमिनेट मार के AND कर देंगे, हवा के सापेक्ष निकालना, फिर इसको डोमिनेट मार के ANW।
हवा के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 12/5, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3, तो 12/5 गुणे 4 गुणे 3, 4 तिहाई 9/5, ठीक है। WND 9/5, ठीक है ना। ठीक है। अब यदि देखिए किरणों की उत्क्रमणिका, वैसे सामान्यतः आप कंपटीशन में जब हल करेंगे WND का है तो DNW का अगर ज्ञात करना होगा तो आप इसी को बल्ब पढ़ लीजिएगा 5/, लेकिन विज्ञान में कैसे हल किया जाता है उस नियम को ध्यान दीजिए। ऐसा जैसे हम आपको DNG का ज्ञात करना है तो आप पढ़ दीजिए 5/, आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन कंपटीशन के लिए बात बता रहा हूँ, लेकिन जहां आपको लगाना होगा वहां क्या करेंगे, वहां क्या करेंगे, प्रकाश की किरणों की उत्क्रमणिका, प्रकाश की किरणों की उत्क्रमणीयता होनी चाहिए। ये क्या होती है, उत्क्रमणीयता मतलब विपरीत, मानव सघन माध्यम तो विरल माध्यम बराबर हो, ठीक है ना। सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का हाँ, अरे यार हम ऐसे खोलने आई बेटा, खुलल है सब कुछ, ये सब तैयार होके ऐसे कैसे कहा थे जो सब लखत रहा है कि बस